अगर आपको पता चले गहमा गहमी, कैसा दिलचस्प सत्र है। मेरे और आपके पुरखे जब इस देश के आधुनिक स्वरूप के निर्धारण के लिए इसी राजधानी दिल्ली की संविधान सभा में बहस मुबाहिसे में लिप्त थे, तो उन सब का तमाम वैचारिक विरोधों के अलग अलग पृष्ठभूमियों से आने के बावजूद इकलौता संकल्प था कि ये देश अपने पांव पर खड़ा हो, ये देश अपने सब लोगों को एक समावेशी विकास की धारणा दे सके, ये देश अपने नागरिकों को आगे ले जा सके, ये देश अपने नियत गौरव को प्राप्त कर सके। पर अब उस देश की महापंचायत में क्या हो रहा है? उस घिसी पिटी हेडलाइन को वापस स्टोर रूम से निकाल लिया गया है कि मॉनसून सत्र धुलने की कगार पर। हमारे और आपके जनप्रतिनिधि वहां पर बैठकर और वहां से ठीक बाहर क्या बातें कह रहे हैं, कौन से बिल पारित हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं और उन पर जरूरी किस्म की बहस क्यों नहीं हो रही है, और किस तरह के बयान और किस तरीके के प्रोटोकॉल भंग किए जा रहे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे नेता नगरी के सत्र में। और मुस्कुराइए, क्योंकि नेता नगरी के दो सदाबहार सुपरस्टार जो परस्पर प्रतिस्पर्धी चारुता में लिप्त रहते हैं एक दूसरे के मुकाबले, वो वापस आ गए हैं। मैं नेता नगरी में स्वागत करता हूं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई और वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव जी का। नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी, कैसा लगा मेरा नया जब आप ये सुपरस्टार वाली बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा है कि साहब इस सुपरस्टारी में आप भी कम दिलीप कुमार नहीं हैं। मेरा शर्ट देखिए, बिल्कुल रजनीकांत, ब्लैक कुर्ता रजनीकांत का फेवरेट कलर है, डीएमके का भी कुर्ता हुआ करता है जी। तो नेता नगरी में राजदीप ने कहा कि वो डीएमके को सपोर्ट करते हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा रजनीकांत का कलर बताइए। अभी ना बहुत ही पॉइंटेड बात होगी दो चार चीजों पे। चलिए, आप लोगों का लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। अधीर रंजन चौधरी से आप मिलने जा रहे हैं नेता नगरी के शूट के बाद? बिल्कुल। और राहुल श्रीवास्तव जी भी मिले होंगे, जरा उनके बारे में बताइए। कुछ भी बोल देते हैं और फिर भी वहां बने हुए हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी एमपी रहे हैं 1999 से, यानी उनकी एक तरह से अपने इलाके में बंगाल में एक तरह से पकड़ है। एक ऐसे जमाने में जहां ममता बनर्जी का वर्चस्व रहा है, लेफ्ट पार्टीज का वर्चस्व रहा है, बीजेपी धीरे धीरे उभर कर आ रही है। अधीर चौधरी इज वन कांस्टेंट फैक्टर। एक ऐसे समय जब कांग्रेस खुद बंगाल में बिल्कुल खत्म हो गई है, पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधीर चौधरी ने अपनी एक पहचान अपने इलाके में बना दी है। मैं उनके साथ एक बार गया था अपने उनके कैंपेन में, और मैंने देखा था कि अधीर दा की जो लोगों के साथ जो संपर्क है वो बड़ा अच्छा। वो एक स्ट्रीट फाइटर है। देखिए, वो हमेशा ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए तैयार थे, लेफ्ट को देने के लिए बीजेपी को, लेकिन नेता लोकसभा का जब आप बनते हैं तो लोग देखते हैं कि आपकी भाषा की क्या शैली है। आज वो क्या कहते हैं कि मुझे हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती। अब मैं तो कहूं कि सर, आपकी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं और अगर आपकी हिंदी भी अच्छी नहीं है, तो क्या आप लीडर लोकसभा में बनकर बंगाली में बात करोगे? ये सवाल उठता है ना। अधीर चौधरी भाषण करते हैं हिंदी में और कहते हैं कि हाँ, मेरी हिंदी ठीक ठाक नहीं है। और मैंने वो सुना भी, उनका जो वक्तव्य है जहां उन्होंने राष्ट्रपत्नी शब्द यूज किया। ये क्लियर है कि अधीर चौधरी जो है वो ये बात जानते भी नहीं थे कि क्या कहना, कब क्या कहना। पहले भी 2-3 साल पहले उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का जिक्र किया था कश्मीर के मामले को लेकर कि कश्मीर इज नॉट एन इंटरनल इशू, यूनाइटेड नेशंस इज इन्वॉल्व। पर अधीर चौधरी को जब आप मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एक स्ट्रीट फाइटर मिल रहे हैं। बहुत कम है कांग्रेस में, इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। संसद स्ट्रीट नहीं है बिल्कुल नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी जब अधीर बने, उन्होंने कुछ नेताओं से कहा ये जो अधीर चौधरी है ये बड़ा दमदार एमपी है। तो एक तरह से मोदी जी ने कहा, हाँ, मोदी जी ने उनकी तारीफ की थी एज एन एमपी। बट इट इज वन थिंग बीइंग एन इफेक्टिव एमपी। एक सांसद आप बन सकते हैं, लोग आपको चुनकर ला सकते हैं, लेकिन जब आप उस लोकसभा में बैठते हैं तो आपकी भाषा की शैली, आपके डिबेटिंग स्किल्स, ये लोगों के सामने आते हैं। और इसीलिए कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस ने उनको क्यों वहां रखा। पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे, अब वो हैं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो राहुल गांधी को चैलेंज नहीं कर सकते। इसी अगर आप शशि थरूर को लगते हैं या मनीष तिवारी को रखते तो शायद उनके जो भाषण है वो हेडलाइन बनते, लोग उनको उनकी सराहना करते, क्योंकि उनके भाषण की शैली। मनीष कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, शशि थरूर इज एक्सीलेंट इन इंग्लिश। अधीर रंजन चौधरी जिनकी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है, हिंदी भी अच्छी नहीं है, आपने उनको वहां रख दिया एज अ स्ट्रीट फाइटर। और आपने सही कहा, इट इज अ संसद नॉट अ सड़क। जी राहुल श्रीवास्तव जी, मैं इसी सवाल का थोड़ा और विस्तार कर देता हूं, और इससे पहले कि हम और मामलों पर रुख करें, कांग्रेस की सदन में रणनीति क्या दिख रही है? कहते हैं कि ईडी ने हमारी नेता को प्रताड़ित किया है, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर स्टांस बदल के कहते हैं नहीं नहीं, महंगाई, जीएसटी आदि इत्यादि पर प्रतिरोध कर रहे हैं। वेल में आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं उनके सहयोगी दल, और उन सब के बीच अधीर रंजन चौधरी ये करते हैं। और अब सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जो झड़प हुई, उसको लेकर नए सिरे से लामबंद है। राहुल जी। सौरभ, देखिए कांग्रेस जो है उसकी परेशानी मैं ये 2014 से देख रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद से एक बड़ी चीज क्लियर होती है कि कांग्रेस का दबदबा जो था संसद में जिस तरह से कम हुआ था, उसके बाद एक पीरियड आया लल का, और उसमें कांग्रेस बहुत निष्क्रिय दिखी। और 2015 का अंत और 16 आते आते कहीं ये लगने लगा कि कांग्रेस जो है वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर, बाहर उसका संख्या कम हुई है सांसदों की, लेकिन कहीं हाउस के अंदर जो एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का एक पुट होता है। देखिए पार्लियामेंट के दो काम हैं, एक है कि बिल लेजिस्लेशन बनाना, और दूसरा है सरकार को अकाउंटेबल करना, जवाबदेही तय करना सरकार के लिए, पार्लियामेंट का काम है, और उसमें यह काम विपक्ष करता है। तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो होती है, उनको पहले झगड़ा हुआ कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन जगह मिलेगी कि नहीं, और बीजेपी ने काफी तड़पाया उसमें। और उसके बाद यह हुआ कि हमने देखा कि छोटी छोटी चीजों से बढ़ते बढ़ते जो विरोध के असली स्वर मैंने देखे पार्लियामेंट में कांग्रेस के खिलाफ, वो दिखे मुझे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तृणमूल कांग्रेस ने धीरे धीरे एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट लाना शुरू किया। यानी अगर वो बंगाल में जूट फैक्ट्री सफर कर रही हैं किसी कारण से, तो इतने ऑर्गेनाइज थे कि वो जूट के बैग सवेरे गाड़ियों में भर के लाते थे, और जूट के बैग कंधे पे टांग करके फिर वो गांधी स्टैच्यू प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट किया करते थे। अगर उनको किसी एक चीज की कीमत बढ़ी है, उसको लेकर के परेशानी है, तो उस चीज को वो लेकर के हाउस के आते थे और गांधी प्रतिमा पे वो प्रोटेस्ट करते थे। हाउस के अंदर उनका प्रखर विरोध होता था कांग्रेस से। वो एक स्ट्रेटेजाइजेशन का जो तरीका था, जो कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, वो धीरे धीरे वो तृणमूल लेने लगी। और उसके बाद से लेकर के मैं अभी तक देख रहा हूं कि कांग्रेस एक कैचअप गेम खेल रही है दो लेवल पे। एक नरेंद्र मोदी की बीजेपी के साथ में कि हम हैं, हम लड़ रहे हैं आपसे, और उस लड़ाई में एक कंफ्यूजन है, यानी मल्टी लेयर्ड, एक प्याज के छिलके की तरह से, प्याज की तरह से कंफ्यूजन है कांग्रेस का कि पहला कांग्रेस बीजेपी से किस चीज पे लड़ रही है। क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी के ईडी के समन्स के लिए लड़ रही है, या देश की जनता को जो परेशानियां हैं उनको लेकर के लड़ रही है। दूसरी एक लेयर लड़ाई की यह है कि वो विपक्ष को इकट्ठा कर रही है, या विपक्ष के अंदर इकट्ठा करने की होड़ में वो अपने आप को प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बना के प्रेजेंट कर रही है, या इट्स प्लेइंग ए गेम ऑफ कैचअप कि मैं कैसे, तृणमूल कांग्रेस ने अगर बढ़त ले ली इस मामले पे, टीआरएस ने अगर इस पे ले ली, तो मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं। ये जो कांग्रेस की का डिलेमा है, वो कांग्रेस के लिए एक परेशानी बन गया है, और इसके कई कारण है। देखिए उसकी इसके कारण स्ट्रैटेजी नहीं बन पाती कोई कांग्रेस की फिक्स, कोई एक नैरेटिव कांग्रेस का पार्लियामेंट के अंदर से बाहर नहीं आ पाता। आप अगर देखें 2010 में विंटर सेशन पूरा खारिज हुआ स्पेक्ट्रम एलोकेशन पे, जेपीसी की मांग पे, तो एक नैरेटिव बड़ा क्लियर था बीजेपी का कि साहब हमने इस पे दबाव डाला और हम जेपीसी उसके थोड़े दिनों बाद लेकर के बाहर निकले। कॉमनवेल्थ गेम्स पे हमने प्रेशर डाला, हमने इंक्वायरी करवाई, हमने कलमाडी साहब के इस्तीफे करवाए। तो ये एक जो एक स्ट्रेटेजिक
प्रेशर डाल करके फोकस तरीके से चलते हैं, वो कांग्रेस की स्ट्रेटजी में फोकस नहीं है अभी। और खासकर ये भी कारण है कि पब्लिक के अंदर, जो कांग्रेस के अंदर क्लैरिटी नहीं दिख पा रही कि वो किस चीज की प्रोटेस्ट कर रही है। अगर आप ईडी और सीबीआई के मिसयूज की बात करते हैं, तो क्या जिस तरह से सोनिया गांधी के लिए और राहुल गांधी के लिए प्रोटेस्ट सड़क पे दिखी, क्या चिदम्बरम साहब जब इतने दिन जेल पे रहे तो क्या उनकी जेल के बाहर अनशन हुआ था कांग्रेस का? तो ये ईडी वाला इशू भी अगर आप देखें तो कहीं उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो इस कांग्रेस फाइटिंग फॉर ए फैमिली और इस कांग्रेस फाइटिंग फॉर ए लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, ये क्लैरिटी नहीं आ रही है। और उस कारण से मैं देखता हूं कि कई जगह पे कांग्रेस जो है वो स्ट्रेटेजाइज करते करते या तो पीछे हो जाती है या स्ट्रेटेजी बन नहीं पाती। आप देखिए कि तमाम ऐसी मीटिंग्स हुई जो कि कांग्रेस में कांग्रेस को आगे करने के लिए सोनिया गांधी ने ऑल पार्टी जो अपोजिशन की थी उनकी मीटिंग बुलाई। अब उसके अंदर एक विरोधाभास देखिए कि अधीर रंजन चौधरी जो लीडर ऑपोजिशन है, उनका 36 का आंकड़ा है ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी का अगर इतिहास देखें तो एक प्रोटेस्ट जब नंदीग्राम वगैरह की हो रही थी, उस टाइम पे एक ऐतिहासिक है कि उनको सड़कों पर दौड़ाया जा रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, और ममता बनर्जी का एक राइज था उस प्रोटेस्ट के दौरान। तो मैं ये कहूंगा कि कहीं अधीर रंजन चौधरी के कारण और ममता बनर्जी जो उनकी खटपट है उस कारण कांग्रेस सम्मिलित नहीं, तृणमूल कांग्रेस सम्मिलित नहीं होती है ऑपोजिशन की बैठकों में सोनिया गांधी की लीडरशिप में। अब इसको देखते देखते आइए देखिए कि प्रेसिडेंट के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस तय करती है, कांग्रेस को ऑपोजिशन यूनिटी को मानने के लिए पीछे आना पड़ता है। और इसी तरह से इधर क्या होता है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस का हाथ छोड़ देती है, जो मार्गरेट एल्वा का सवाल आता है। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस को के पास वो एक ऑपोजिशन का डोमिनेंस नहीं बचा है ऑपोजिशन में भी कि वो डिक्टेट कर सके ऑपोजिशन को टर्म्स। तो कहीं जब ऑपोजिशन में वो डिक्टेट नहीं कर पा रही है तो वो कंप्लीट तरीके से स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पा रही है, और ये कांग्रेस की जो है सबसे बड़ी कमी हो गई जी। मैं दूसरे मुद्दे की तरफ चलता हूं जो इस मॉनसून सत्र में सामने आया। राजदीप जी, आपकी राय जानना चाहूंगा। सांसदों का निलंबन, विपक्ष के सांसदों का तख्तियां लेकर या नारेबाजी करते हुए वेल में आना, और जो मुद्दे थे जिन पर बहस को लेकर रस्साकशी चल रही थी। जीएसटी पर कह दिया गया कि निर्मला सीतारामन जब स्वस्थ होकर आ जाएंगी तो बात होगी। महंगाई का मुद्दा है, तो कई मुद्दे हैं। सरकार का पक्ष है कि हम सब बहस को राजी हैं, विपक्ष कह रहा है कि नहीं हमारे हिसाब से बहस करो। सही कौन है, गलत कौन है, ये जनता को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ शोर दिखता है, शोर के बीच कुछ बिल प्रस्तुत किए जाते हैं लोकसभा में और पास हो जाते हैं। वेबसाइट पर एक लंबी लिस्ट दिखती है। राज्यसभा में अभी तक मेरी जानकारी में कोई बिल इस सत्र में पास नहीं हो पाया है, तो वो दूसरी चीज दिखती है। और फिर बाहर धरना प्रदर्शन और भाषणबाजी शुरू होती है, और उसके बाद प्रहलाद जोशी और इन सब के भी बयान आते हैं, और इन सब के बीच स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच वो फेस ऑफ होता है। मैडम, मे आई हेल्प यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू और डोंट टॉक टू मी, इस तरीके की बातचीत होती है। राजदीप जी, आपने तो कई ऐसे सांसदों से बात भी की जो निलंबित किए गए हैं। जी बिल्कुल की है, और सही बात 2 हफ्ते पहले इसी लल्लन टॉप में आपको याद होगा मैंने कहा था ये सत्र है वो चलेगा नहीं ज्यादा दिन, इसी तरह से रहेगा, क्योंकि अविश्वास का माहौल है। और हर तरफ से ना सरकार चाहती है कि पूरी तरह से इन विषयों पर बातचीत हो, जैसे महंगाई, इन पर खुली बहस, या चीन का मुद्दा उन पर खुली बहस ना हो। और विपक्ष भी जानता है कि सरकार नहीं चाहती है, लेकिन हमारी जो एक तरह से मीडिया माइलेज है, हमें भी थोड़ी प्राइम टाइम की जरूरत है। अगर सरकार नहीं देगी तो हम डिसरप्ट करके, सस्पेंड होके, रिले स्ट्राइक करके कहीं ना कहीं। इज इट अ गुड स्ट्रेटजी? अगर वो वहां भाषण देते, उन भाषणों पर देश भर में चर्चा होती, वो ज्यादा रिपोर्ट होते, आप शोर के बीच कितनी बात कह पाएंगे? विपक्ष का कहना है कि सरकार हमें वो भाषण करने दे ही नहीं रही है। हमने पहले दिन सरकार से मांग की थी कि प्राइस राइज पर, महंगाई पर डिबेट हो। सरकार ने कहा देखिए वित्त मंत्री यहां नहीं है, जब वो आएंगी तब करेंगे। अब विपक्ष को लगता है कि सरकार ये एक्सक्यूज है इस मामले को टालने के लिए, पहले अपनी जो लेजिस्लेशन है उसको आगे करना चाहती है, उसके बाद में हमारे मुद्दों पर बात करेगी। क्योंकि देखिए बजट सेशन में ये डेरिक ओब्रायन का कहना है 27 बार 27 टाइम्स उन्होंने अजर्नमेंट मोशन मांगा प्राइस राइज पर, लेकिन बहस नहीं हुई। आप देखिए हर सेशन में बिल्स जो पारित हो रहे हैं, एवरेज बिल लोकसभा में 10 मिनट के अंदर पारित हो रहा है और राज्यसभा में 30 मिनट के अंदर पारित हो रहा है। तो सरकार अपना कार्यक्रम करवा रही है,
विपक्ष को लगता है देखिए सरकार तो हमें घेर कर रखी है, हमारे मुद्दे जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो चलिए रिले स्ट्राइक करते हैं। और रिले स्ट्राइक क्यों? क्योंकि एक सांसद ने मुझे कहा ताकि हम उसके वीडियो निकालें और कम से कम वो व्हाट्सएप यूट्यूब पर डाले ताकि जनता उसको सुन पाए। अब संजय सिंह का एक गाना वायरल हो रहा है जो वो बाहर जब सस्पेंड हुए, वहां ये भी वायरल हो रहा है कौन गोलगप्पे खा रहा है, कौन चिकन टिक्का खा रहा है। ये रिले स्ट्राइक में है। महात्मा गांधी के तस्वीर के नीचे आप बैठकर रिले स्ट्राइक कर रहे हैं, जो एक तरह से एक ड्रामा है। देखिए, पार्लियामेंट हैज बिकम अबाउट कॉम्पिटिटिव ड्रामा। आप किस तरह, ये स्मृति वर्सेस सोनिया गांधी क्या था? इट वॉज इन अ वे कि कौन माइलेज ज्यादा ले पाएगा, कौन किसको कटघरे में रख पाएगा। क्या खबर मिली आपको, हुआ क्या अंदर खाने? देखिए, हुआ ये कि आप देखेंगे पिछले पहले 3-4 दिन जो इस मंडे से सोमवार से बुधवार तक को लेकर विपक्ष बिल्कुल आक्रामक था। स्मृति ईरानी पर संडे पे आक्रामक था, लेकिन संसद में कह रहा था महंगाई पर बात नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। बाहर अंदर पूरी तरह से उन्होंने एक माहौल बना दिया था। सरकार तैयार नहीं है। आते आते गुरुवार को मिस्टर अधीर रंजन चौधरी एक इंटरव्यू में बाहर कह देते हैं राष्ट्रपत्नी। उस इशू को बीजेपी तुरंत पिकअप कर लेती है और जैसे ही संसद शुरू होता है स्मृति ईरानी अग्रेसिव, और एक ऐसी स्मृति ईरानी जो सैटरडे संडे उन पर दबाव था कि आपकी गोवा की आपकी वो रेस्टोरेंट है, आपका वो बार है, आपकी बेटी उसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने मानहानि का मुकदमा कर दिया है। तो स्मृति ईरानी भी दिखाना चाहती है कि मैं आपसे डरती नहीं हूं। वो तुरंत कहती है सोनिया गांधी मस्ट अपोलोजाइज। अब सोनिया जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको लगा मुझ पर क्यों आरोप है, अधीर चौधरी पर की बात हो रही है, उन्होंने ये कहा मुझ पर क्यों। वो रमा देवी के पास जाती है। अब स्मृति ईरानी गोज देयर एंड सेज मैडम यू नो may I help you? I am the one who took your name. मैंने आपका नाम लेके इल्जाम लगाया। और सोनिया गांधी सेज आई डोंट विश टू टॉक टू यू। देखिए, पर्सनल हो गया है, बहुत ज्यादा। पार्लियामेंट में हर चीज को पर्सनल हो गया है। और अरुण जेटली जैसे व्यक्ति एक जमाने में हुआ करते थे एज ब्रिज बिल्डर्स, जो एक तरफ से दोनों तरफ से बात करके मामले को आगे बढ़ा सकते थे, ऐसे भी व्यक्ति नहीं है। एक जमाने में अरुण जेटली अपने कमरे में सीताराम येचुरी हो, कपिल सिब्बल हो, उनको सब बड़ा कबाब भी खिला लेते थे या दही वड़ा जो भी मिलता था। अब कौन करेगा? You see the enmity, विपक्ष जो है वो क्या राजीव आप ये कह रहे हैं कि अभी सत्ता पक्ष में कोई ऐसा फ्लोर मैनेजर नहीं है who can reach out to various opponents? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक तरफ ये है कि विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक मेजॉरिटी सरकार है जो अपनी रणनीति पर चल रही है। वो पूरी तरह से इस बात को मानने के लिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतने सालों से चल रही है। दूसरी तरफ सरकार का अहंकार है कि हमारे पास 300 से ज्यादा हमारे सांसद हैं, हम तो चुनाव जीतते आते हैं। ये कौन होते हैं विपक्ष वाले? इनके तो 50 भी सांसद नहीं है। तो एक तरफ से मुझे लगता है ये जो टकराव है, इट इज अ गवर्नमेंट जिसे अपना एरोगेंस, एक अहंकार है, और एक ऑपोजिशन जो फ्रस्ट्रेटेड है, जिनकी हर रणनीति को कहीं ना कहीं वो रुक जाती है। दे आर नॉट एबल टू गेट व्हाट दे वांट। ये मुझे लगता है परेशानी है। और स्मृति वर्सेस सोनिया गांधी जो हुआ, मैं समझता हूं इट इज एविडेंस ऑफ दिस पर्सनलाइजेशन। और एक लास्ट बात, बीजेपी में आज अगर आपको आगे बढ़ना है ना, आप गांधी परिवार को अगर इस तरह से डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं, और स्मृति ईरानी को हमेशा एक तरह से एक पोजीशन किया गया है कि जब भी किसी बात राहुल गांधी की आती है, स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है। तो ये जो हो गया है कि स्मृति ईरानी, और यही कांग्रेस पर भी लागू है कि जो नरेंद्र मोदी पर हमलावर मुझे लगता है कांग्रेस में भी है कुछ हद तक कि जो नरेंद्र मोदी पर हमला करे वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन दिस इंस्टेंस आई थिंक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो खास करके टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अमेठी में हराया है राहुल गांधी। देखिए, दैट इज यूएसपी। आज स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है कि राहुल गांधी को अमेठी में। चलिए राहुल जी की तरफ रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं 2 चीजों पर। एक, मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो शक्ति में होता है, जो सत्ता में होता है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। यदि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार को यह लगता है कि संसद बहस का सर्वोच्च केंद्र है, तो उन्हें खूब प्रयास करने चाहिए। और यदि
विपक्ष उन प्रयासों को बुलडोज कर रहा है तो भी देश को बताना चाहिए कि हमने ये प्रयास किए, ताकि सदन में बातचीत हो, जरूरी मुद्दों पर बातचीत हो, जिन चीजों को लेकर रोष है उन पर बातचीत हो। ऐसे में राजदीप जी कह रहे हैं कि एक ऐसे फ्लोर मैनेजर की कमी महसूस हो रही है जो एक कंसेंसस बिल्ड कर सके। वो रस्मी तौर पर मीटिंग्स होती हैं जिसमें वेंकैया नायडू कह देते हैं कि जन्मदिन की बधाई तो दे रहे हो, अभी अभी पैदा हुए हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मेरा आखिरी सत्र है बतौर सभापति, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, यही विदाई में चाहता हूं मैं। लोकसभा में बहुत सारी इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन अंततः देश की जनता छला हुआ महसूस करती है। मैं इस फ्लोर मैनेजमेंट पर राहुल जी आपकी टिप्पणी चाहता हूं। और दूसरी बात, ये जो स्मृति ईरानी वर्सेस गांधी फैमिली, हमने देखा जब भी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को घेरना होता है तब स्मृति ईरानी प्रखर वक्ता के तौर पर अपनी पहचान लंबे समय से उन्होंने बना रखी है, उनको आगे किया जाता है। अरविंद केजरीवाल लगातार नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात में सक्रिय हैं, त्रिपुंड और रुद्राक्ष समेत उनकी तस्वीरें आती हैं, सब पक्ष अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। संदीप पाठक और संजय सिंह सरीखे तमाम नेता जो गुजरात में अवैध शराब से, जहरीली शराब से लोग मरे, उसके मामले को उठाते हैं। संजय सिंह निलंबित भी होते हैं। तो जब सब हमलावर होते हैं तो स्मृति ईरानी को आगे किया जाता है, और गांधी परिवार के मामले में खास तौर पर क्या रणनीति नजर आ रही है बीजेपी की स्मृति ईरानी को लेकर कि उनको किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, किस तरह की उनकी इमेज बिल्डिंग हो रही? क्योंकि सुषमा स्वराज जी के जाने के बाद लगातार ये बात हो रही थी कि एक हिंदी भाषी, हिंदी में प्रखर महिला और वो पार्टी का एक बड़ा फेस हो। तो एक तरफ निर्मला सीतारामन है जो दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी, और इसको लेकर भी बड़ी अलग अलग थ्योरीज फ्लोट की गई। किसी ने कहा कि शी विल बी द फेस ऑफ बीजेपी इन बंगाल टू काउंटर ममता बनर्जी। बंगाली मूल से हैं, बांग्ला भाषा पर अच्छी पकड़ है, युवा हैं, तो अपने इलेक्टोरल कॉलेज को अच्छे से एड्रेस कर सकती है, एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी दी गई कि बीजेपी अभी तक दिल्ली की गुत्थी नहीं सुलझा पाई, अरविंद केजरीवाल वर्सेस हु, तो दिल्ली में उन्हें एक चेहरा चाहिए, कभी गौतम गंभीर का नाम चलता है, कभी किसी और का। और तीसरी थ्योरी की एक उनकी पैन इंडिया अपील है, यूपी से सांसद हैं, राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष को हरा के आई हैं, तो उस चीज को और बिल्ड किया जाए। राहुल श्रीवास्तव जी, पहला तो जो मामला जो डिसरप्शंस और ये सब का है कि बीजेपी जो कह रहे हैं, जो आपने कहा और राजदीप ने कहा, देखिए आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी जो कि ब्रिजेस बनाए, जो कि रीच आउट करे, उसका ऐसा आदमी नहीं है। साहब ये बताइए कि ये ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं है, ऐसा आदमी तैयार करना पड़ता है। वो आप तब तैयार करते हैं जब आप उस चीज की जरूरत समझते हैं। जब आपको याद होगा कि जब आपने बात करी थी राष्ट्रपति चुनाव की, तो ये बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि एक कॉन्टेस्ट चाहती थी बीजेपी वांटेड ए कॉन्टेस्ट टू शो द डिसेरे इन द ऑपोजिशन। द गवर्नमेंट, ये सरकार इस चीज में विश्वास नहीं करती कि रीच आउट हो। ये रीच आउट करने के कई तरीके हैं। जो आखिरी रीच आउट अगर मैंने कोई देखा था जो कि सब्सटेंटिव किसी कैरेक्टर पे था, वो जीएसटी के बिल के पहले पासेज से अरुण जेटली जी का हुआ था, जब वो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी से मिले थे। उसके अलावा कोई मुझे एक विजिबल सॉलिड रीच आउट की विपक्ष को बनाने की वो चीज दिखी नहीं। इस सरकार के डीएनए में रीच आउट नहीं है। आप अगर देखिए कि जो हो रहा है सदन में, एक ऑपोजिशन का मैंने राजदीप के अभी एक प्रोग्राम में 2-3 दिन पहले ये बात कही थी कि एक तरफ बहुसंख्या की तानाशाही है, देयर इज अ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी नंबर्स एंड वर्सेस द टायरनी ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ऑपोजिशन एंड एनार्की टू शो दैट दे आर देयर। वो अपने आप को एक प्रूव करना चाहते हैं। यानी आप सरकार जितनी तानाशाह हो, ये बात है, लेकिन पार्लियामेंट के कानून अगर कहते हैं कि आपको प्लेकार्ड नहीं दिखाने हैं, रूल बुक नहीं फाड़नी है, तो कोई चारा नहीं है साहब। उसके विरोध के तरीके बदल सकते हैं, मगर कानूनों को आप मौका नहीं दे सकते। आप कहते हैं कि बिल पास कर, हमारी बात नहीं सुनी जाती। साहब बात सब सुनी जाएगी। मैं जैसे बताता हूं कि किसी भी बिल पे एक कानूनी बात जो है, वो ये कानून ये कहता है कि आप किसी बिल पे अगर आपका विरोध है, ज्यादा सांसद उसके खिलाफ हैं, तो हाउस को कायदे से चलने दीजिए। बहस होती है, बहस के दौरान अगर सरकार नहीं मान रही है वोटिंग पे, तो एक सांसद भी डिवीजन मांग सकता है।
हाँ। इसमें 20-50 सांसदों की जरूरत नहीं है। एक सांसद भी अगर डिवीजन मांग सकता है और उसमें डिवीजन होता है तो बिल हार सकता है अगर आपके पास संख्या है। लेकिन उसमें रूल यह भी कहता है कि डिवीजन तब नहीं होता जब आप सीटों पर बैठे हो, क्योंकि सीट पे बैठ के ही आप अपना एलोकेटेड नंबर बटन दबा सकते हैं। तो आप सीट पे बैठे ही नहीं होंगे तो डिवीजन नहीं होगा। तो बेसिकली कायदा यह हो गया है कि हो हल्ला चाहिए। दूसरा सौरभ, हम जो पूरी लड़ाई है पार्लियामेंट की, इसको बहुत छोटे चश्मे से देख रहे हैं। इसके लिए कायदे का चश्मा लगाना होगा। देखिए 1952 से लेकर 77-78 तक 100% से ऊपर प्रोडक्टिविटी रही। एक भी साल ऐसा नहीं था कि पार्लियामेंट में 100% प्रोडक्टिविटी नहीं रही। ये 78 पोस्ट इमरजेंसी जब ये छोटी पार्टियों का उदय होना शुरू हुआ उस समय पे ये शुरू होने लगा कि ये डिसरप्शन जो है, ये डिसरप्शन होने लगे। तब से लेकर के आज तक में सिर्फ 2 साल ऐसे हैं, 1998 वाजपेयी जी का टाइम और 2010 यूपीए का, जब 100% काम हुआ है सौरभ। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूपीए वाजपेयी जी के 6 सालों में 90% काम हुआ, यूपीए के 10 सालों में 82%, मोदी साहब के जो साल रहे हैं इसमें 74% काम होता है सालाना। अब इसमें अगर हम ये देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है सौरभ, इसमें अगर हम सस्पेंशन ऑफ एमपीज की बात करते हैं तो 1962 में भी हुए हैं, 1989 में 63 एमपी, ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल हुई थी, 63 एमपी बाहर सस्पेंड किए गए थे। लेकिन सौरभ यहां मैं पार्लियामेंट में जो एक चीज, बड़ा मुद्दा जो मैं देख रहा हूं कि एक तो इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव प्रोटेस्ट करने में ज्यादा है, करने में कम है। दूसरा पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा कारण है कि एमपी का स्टेटस खत्म हो गया है। पार्लियामेंट इज नाउ नॉट अबाउट एमपीज, पार्लियामेंट इज नाउ अबाउट पार्टीज। एक पार्टी बैठ करके कहीं पे बैठ के उसका नेता बटन दबाता है, दिल्ली में डिस्ट्रक्ट बटन हो जाता है, पार्लियामेंट बंद हो जाती है। किसी सांसद के पास आपको लगता है किसी पार्टी में रूम है कि ये बिल अच्छा है, मैं अपनी पार्टी के लाइन के खिलाफ जाके इसको वोट दूंगा क्योंकि ये अच्छा बिल है मेरी जनता के लिए, मेरे इलाके के लिए। ये रूम सरकार में किसी बिल के खिलाफ जाने के लिए एमपी के लिए खत्म है, ये किसी ऑपोजिशन वाले के लिए खत्म है। पार्लियामेंट जब पार्टियों के लिए चलती है तो वो पार्लियामेंट पार्टी की पॉलिटिक्स के लिए भी चलने लगी है। अब पार्टी की पॉलिटिक्स बढ़ाने के लिए अगर पार्लियामेंट का इस्तेमाल होगा तो पार्लियामेंट नहीं चल पाएगी। इसमें कहीं ना कहीं रोल एंटी डिफेक्शन लॉ का भी है सौरभ। एंटी डिफेक्शन लॉ में यह हो गया है कि अगर आप किसी एक बिल पे सरकार के अपनी पार्टी के खिलाफ चले गए तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ की जद में आ जाएंगे, आप एक्सपेल हो सकते हैं, आपकी बर्खास्तगी हो जाएगी। ये जो परेशानियां हैं, आप उसके बाद एक छोटा पॉइंट और कहूंगा कि इस डिबेट को एक्सपैंड करना होगा। आप बताइए मुझे कि कौन से नेता को पिछले 30 सालों में सौरभ आपने, राजदीप ने या हमने इसलिए देखा कि वो अच्छा डिबेटर है। एमपीज को सिर्फ विनेबिलिटी के कारण चुना जाने लगा है कि वो जीत जाएगा। राजदीप ने सही कहा, अधीर रंजन चौधरी स्ट्रीट फाइटर है, लेकिन आपने उसको नेता क्यों बनाया? उसकी डिबेटिंग स्किल के कारण नहीं, उसकी स्ट्रीट फाइटिंग स्किल के कारण, कि वो पार्लियामेंट में लोहे के चने चबवाएगा बीजेपी को। ये जो विषमताएं हैं, इसके कारण से पार्लियामेंट का लगातार डिक्लाइन हो रहा है। आई विल से द डिक्लाइन ऑफ द एमपी is the real reason for the decline in parliament, and parliament being dictated by party politics is becoming the bigger crisis. आपने जो स्मृति ईरानी का जो पॉइंट उठाया, देखिए उसमें एक बात है कि ये अमूमन नहीं होता कि कोई विपक्ष का नेता या कोई नेता ट्रेजरी, ऐसे माहौल में ट्रेजरी बेंचेस की तरफ जाए जी। ये चार्ज एटमॉस्फेयर है सौरभ, जिसमें आप पिछले कुछ दिनों से सरकार को लताड़ रहे हैं, हाउस नहीं चलने दे रहे हैं। ऐसे सरचार्ज एटमॉस्फेयर में सोनिया गांधी जी चल के जाती हैं ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, और वो रमा देवी जो स्पीकर की चेयर पे कभी कभी बैठती हैं, ऑफिशिएटिंग चेयर होती हैं, उनके पास जाकर के सवाल पूछती हैं कि आपने मुझे क्यों शामिल किया इस सब में, क्योंकि वो डिमांड हो रही थी कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति का जो ह्यूमिलिएशन हुआ है अधीर रंजन चौधरी के बयान से, उसके बारे में क्षमा मांगे, अपोलोजाइज करें। ये एक्ट जो था, अगर आप ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी का एक एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन था, मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं ये भी एक एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन था। ये सोनिया गांधी का जाने के पीछे की स्ट्रैटेजी जो है वो कांग्रेस वालों को थोड़ी तफसील से बयान करनी पड़ेगी। लेकिन हां,
स्मृति ईरानी जो है, उनकी पोजीशनिंग जो है इस समय पे एक आई थिंक अच्छा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। जब भी महिलाओं का इश्यू खासकर आता है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का खासकर इश्यू आता है, तो एक पोजीशनिंग की जाती है, स्मृति ईरानी को आगे किया जाता है। बीजेपी नीड्स ए वॉइस लाइक दिस। देखिए सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये दो जो नेता थे, ये बीजेपी को एक बहुत भयंकर एडवांटेज देते थे कि सुषमा स्वराज तो खड़ी होकर के भाषणों में कन्नड़ा में भी भाषण दे लेती थी, कभी कभी टूटी फूटी बंगाली भी बोल लेती थी। वो एक और उनकी ऑरेटरी जो थी वो एक शोकेसिंग थी। स्मृति ईरानी के पास ये टैलेंट है और इस टैलेंट को बीजेपी बार बार कहीं ना कहीं धीरे धीरे यूटिलाइज कर रही है। लेकिन आप ये कहें कि एज अ फेस फॉर द फ्यूचर ऑफ द पार्टी कोई एक एलिमेंट है, मैं कहूंगा कि वो जरा ज्यादा जल्दी होगा। अभी दूर की कौड़ी है, दूर की कौड़ी है। आप देखिए स्मृति ईरानी इज अ टैलेंटेड पर्सन, एज ए वक्ता वो काफी टैलेंटेड है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस में थोड़े थोड़े उनको लेकर के हमेशा से थोड़े संशय रहते हैं और वो एक गैप उनको तो प्रारंभ होगा। ठीक है, जाने से पहले राजदीप जी एक किस्सा सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, देन विल क्लोज दिस सेशन। मैं ये इसलिए सुनाना चाहता हूं कि देखिए पार्लियामेंट के हाल क्या हुए हैं। जैसे राहुल ने कहा, एक जमाने में हम लोग स्टार स्पीकर ढूंढते थे और बहुत स्टार स्पीकर हुआ करते थे, वाजपेयी जी, सोमनाथ चैटर्जी, जॉर्ज फर्नांडिस, और हम उनके पीछे मधु दंडवटे, उसके पहले महाराष्ट्र से बढ़ गई एनजी गोरे, एसएम जोशी, पीलू मोदी, मीनू मसानी, उनके नाम, वो चुनाव नहीं जीतते थे लेकिन नाम उनके चर्चित होते थे जिस तरह से वो पार्लियामेंट में पेश आते थे। पीलू मोदी वुड यूजुअली कम फॉर एग्जांपल फ्रॉम द राज्यसभा। लेकिन आज क्या हुआ है, यू आर रिकॉग्नाइज्ड नॉट फॉर योर पार्लियामेंट्री स्पीकिंग स्किल्स, बट आप डिसरप्शन कैसे कर पाते हैं। तो पिछले कुछ चुनाव सेशन से तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल आगे बढ़ गए, डोला सेन बिल्कुल आगे चली जाती है, जैसे पार्लियामेंट की घंटी बज जाती है वो पहले वेल में चली जाती है। अब शरद पवार ने एक बार मुझे कहा कि मैं 50 साल से पार्लियामेंट और असेंबली में हूं, मैं कभी किसी वेल ऑफ द हाउस में नहीं गया हूं। तो एमपीज जा रहे थे वेल ऑफ द हाउस में मंडे को, 19 एमपीज को सस्पेंड किया गया क्योंकि उनको कहा गया आप वेल ऑफ द हाउस में आए हैं, आप प्लेकार्ड लेके आए हैं और आप पेपर फेंक रहे हैं। मुझे लगता है हरिवंश जी वहां बैठे थे, पुराने पत्रकार हैं, वो वहां राज्यसभा में उस समय बैठे थे। 19 एमपीज को सस्पेंड किया गया। अब उस एमपीज में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के भी थे, वो थोड़े लेट आए लेकिन वो भी वेल ऑफ द हाउस में गए। बाकियों को सस्पेंड किया, संजय सिंह को नहीं। अब संजय सिंह और एमपीज में चर्चा हुई कि ये सरकार हमें बांटना चाहती है कि कुछ एमपीज को सस्पेंड करो, बाकियों को मत करो। तो संजय सिंह बड़े परेशान हो गए कि देखिए बाकी को किया, मेरा क्या होगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो अगले दिन वो बड़े, जैसे ही पार्लियामेंट शुरू हुआ, वो बड़े तेजी से चले गए वेल ऑफ द हाउस में, और ये कहा जाता है उन्होंने कुछ पेपर फेंका, इस पर कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने हल्ला गुल्ला किया। तो उस दिन वो सस्पेंड हुए। जैसे वो सस्पेंड हुए, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वो वहां रिले स्ट्राइक में अपने बंधुओं और बंदियों के साथ वहां बैठ जाते हैं। तो देखिए पार्लियामेंट में अब आप अपने एक तरह से एक आपके लिए एक मेरिट का बैज बन जाता है कि मुझे भी सस्पेंड किया गया, केवल बाकियों को नहीं। तो ये हाल है सौरभ भाई आजकल के पार्लियामेंट का कि जो सस्पेंड होते हैं उनको एक मेरिट की एक तरह से सर्टिफिकेट मिल जाती है, और जो अच्छे वक्ता हुआ करते थे उनका नाम और निशानी नहीं दिखाई देता। हालांकि संजय सिंह इज अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो, लेकिन कई, और ये आखिरी पॉइंट, कई सांसदों को इससे जब बात करता हूं उनकी यही दुर्भाग्य है कि उनको समय बहुत कम मिलता है। पटल बहुत, जैसे आप मुझे कम समय देते हैं इस प्रोग्राम में, उनको भी एक तरह से उनकी भी राजदीप जी और राहुल जी ने मेरी स्थिति चेयर पर बैठे हुए देखिए माननीय जैसी कर दी है, जो कितनों को कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करे उसके हिस्से में शिकायत आती है। नहीं, शिकायतों और सुझावों का ये सिलसिला चलता रहेगा। सौरभ भाई आप देखिए, एक पत्रकार वहां बैठे हुए हैं, हरिवंश जी, बड़े अच्छे, आपकी तरह बहुत अच्छे प्रभात खबर के अखबार के एडिटर भी हुआ करते थे। मैं मेरी तरह नहीं, बहुत सीनियर, बहुत सम्मानित, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे पत्रकार थे, एडिटर रहे हैं। तो ये भी आप जानिए, आज आप यहाँ इस गुलाबी पोडियम पर वहां बैठे, कौन जाने कल आप वहां बैठेंगे और इसी तरह से आप सभी बैठाना ही है तो
सभापति और अध्यक्ष पर क्यों बिठा रहे, कहीं और बिठाइए। चलिए नहीं, ये भी डेप्यूटी चेयर। इस सब में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हाँ सर, बस समय कभी थोड़ा, ये 3 साल के 365 दिन में पार्लियामेंट 70-80 दिन क्यों बैठती है साहब? तनख्वाह पूरे साल की लेते हैं। तो एक तो दिन बढ़ाए जाए। विपक्ष को शिकायत है कि हमको टाइम नहीं मिलता, तो साहब आप सरकार पे दबाव डालिए कि पार्लियामेंट 70-80 दिन नहीं, पार्लियामेंट 150 दिन चले। राहुल, आप पार्लियामेंट की बात करते हैं। देयर आर 17 स्टेट असेंबलीज है, राज्य असेंबलीज है, जहां 20 दिन से कम काम हुआ है इन 2021, इंक्लूडिंग माय होम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप 20 दिन से कम काम करेंगे, ओनली 20 डेज और लेस। राजीव, उसमें मेरा पॉइंट दूसरा है कि एक तो टाइम बढ़ाइए, दूसरा आप पूरी दुनिया की हर चीज की नकल करते हैं साहब। यूके, कनाडा ऐसे देश हैं जहां पार्लियामेंट 100-110 दिन साल में अगर काम करती है तो 20 दिन स्पेसिफाइड होते हैं कि ये विपक्ष के दिन है। That's right. ये विपक्ष के दिन है जब विपक्ष अपना मुद्दा उठा सकता है। तो साहब ये इस देश में क्यों नहीं हो सकता? प्रॉब्लम इसमें यह है कि मैंने जो कहा कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोटेस्ट जो है वो अब एक ज्यादा क्रेडिबल हो गया है एमपीज के लिए। कुल मिलाकर के सौरभ देखिए कि ये हालात जो हैं ये अच्छे नहीं है। 2016 से, राजीव ने एडजर्नमेंट मोशन कहा, 2016 से एक भी एडजर्नमेंट मोशन जो है एडमिट नहीं हुआ है। उधर सवाल यह भी है कि सांसद का जो क्वेश्चन आर है वो हफ्तों महीनों से नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन आर नहीं हो रहा है साहब, जनता के आम गरीब जनता का गुरबा का ये हालात। राहुल 1 मिनट। एक तो हाउस ऑफ कॉमन, आप लोग देख रहे हो ना, चेयर को तवज्जो नहीं दी जा रही है। चेयर की बात नहीं सुन रहे अभी। 150 दिन हाउस ऑफ कॉमन चलता है, 150 एवरेज 7.5 आवर्स पर डे, हमारा 70 दिन। दूसरी बात, राहुल जी ने कहा कि अजर्नमेंट मोशन, अभी इस प्रोग्राम के आने के पहले मैं डेरिक ओब्रायन से बात कर रहा था कि क्योंकि वो इस सस्पेंडेड एमपीज को अपनी जीत मान रहे हैं कि हमने ये एमपी जो सस्पेंड हुए उसके बाद अब अगले हफ्ते प्राइस राइज पर डिबेट होगा। तो डेरिक ओब्रायन ने मुझे कहा, उनका कहना है कि पिछले 6 सालों से प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। वी हैव बीन आस्किंग फॉर हिम टू, और यूके में हर हफ्ते प्रधानमंत्री का एक क्वेश्चन आवर होता है नियम के तहत। एंड आई एम गोइंग टू से समथिंग कंट्रोवर्शियल व्हिच विल गेट मी इनटू ट्रबल। द फैक्ट इज ये अब मॉडल हर राज्य में हुआ है। गुजरात मॉडल भी इसी तरह से था। जब भी कोई ऐसी बात आती थी जो मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो कई लोगों को सस्पेंड किया जाता था, रेगुलरली किया जाता था, और इससे बड़ी गुजरात असेंबली में भी नोकझोंक हुई और अविश्वास का माहौल हुआ। और अब ये हर राज्य में हो रहा है। पिछले साल महाराष्ट्र में 12 बीजेपी सांसदों को साल भर के लिए पहले सस्पेंड किया गया। और अब मुझे पता चला इसके पीछे एक चाल थी कि तब जून के महीने में ये मुझे कुछ देर उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी की लगभग तय हो गया था कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बननी है। उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। ये पता चला एनसीपी को, और एनसीपी ने भास्कर यादव जो वहां उस समय ऑफिशिएटिंग स्पीकर थे, उनके द्वारा 12 बीजेपी लोगों को उस असेंबली में, विधानसभा में गदरोल करने पर उनको सस्पेंड किया गया ताकि वो डील ना बने। देखिए ये सस्पेंशन, ये ब्रेकिंग न्यूज ना एक अच्छे थ्रिलर राइटर की तरह आखिरी के लिए बचा के रखते हैं, लेकिन आप देखिए ये दोनों गणमान्य और वरिष्ठ लोग हैं और ये चेयर का, सदन के सभापति का, एंकर का खूब सम्मान करेंगे। हमने एक समय सीमा तय की है क्योंकि आप में से कई लोगों का फीडबैक आ रहा था। अभी मुझे पता है इस बार फीडबैक आएगा कि ड्यूरेशन के चक्कर मत पड़िए, लेकिन सबको संतुष्ट करना चेयर के लिए मुमकिन नहीं है। दोनों विद्वान मेहमानों ने अपनी बात कही। किसी ने मुझे फोन करके कहा था कि आपने पिछली बार मुगले आजम बना दिया, तो मैं लोगों को यह कहना चाहूंगा कि इस बार देर लंबा प्रोग्राम अगर हुआ तो जिले इलाही के कारण ये हुआ है जी। पर जो बात राहुल जी और राजदीप जी ने कही कि सदन में बहस हो, वो बहस देश की जनता तक पहुंचे, जनमत तैयार हो और उसी जनमत के दबाव में ये तय हो कि हमारे सांसद ज्यादा दिनों तक बहस मुबाहिसे में लिप्त हों, उसकी ज़्यादा जानकारी हम तक मिले, पारदर्शिता का और आपस में बातचीत का माहौल रहे, एक दूसरे की तरफ तरेर करना देखा जाए, यही हमारी कामना है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।